हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। हम लोग देख रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ये आर्मेचर वाइंडिंग का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैप वाइंडिंग। अब हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव वाइंडिंग, यानी वेव वाइंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए, वेव वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच हमेशा ऑड होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो उसमें लैप वाइंडिंग में भी था कि बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों ऑड होगा। अब देखिए, इसका अगला प्रॉपर्टी जो होता है वो ये होता है, बैक पिच और फ्रंट पिच नियरली पोल पिच के बराबर होता है। यानी जो वेव वाइंडिंग आपका होता है उसमें बैक पिच और फ्रंट पिच पोल पिच के लगभग बराबर होता है। यानी पोल पिच से प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यानी 2 अधिक भी हो सकता है, 2 कम भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। यानी बैक पिच और फ्रंट पिच पोल पिच के नियरली इक्वल होता है। इसके बाद वेव वाइंडिंग में आपका जो रिजल्टेंट पिच होता है वाई आर, वो वाई बी प्लस वाई एफ, यानी बैक पिच प्लस फ्रंट पिच दोनों के सम के बराबर होता है। अब बताइए कि रिजल्टेंट पिच लैप वाइंडिंग में कितना होता था। लैप वाइंडिंग में आपका जो रिजल्टेंट पिच होता था 2m के बराबर होता था। कितना होता था? 2m के बराबर होता था। लैप वाइंडिंग में आपका रिजल्टेंट पिच 2m के बराबर होता था। लेकिन यहाँ देखिए, वेव वाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच वाई बी प्लस वाई एफ, यानी बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों के सम के बराबर है। इसमें आपका जो कम्यूटेटर पिच होगा वाई सी, कम्यूटेटर पिच जो होता है वो वाई एवरेज, यानी एवरेज पिच के बराबर होता है। इसमें वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच एवरेज पिच के बराबर होता है। अब बताइए, लैप वाइंडिंग में आपका कम्यूटेटर पिच कितना होता था? लैप वाइंडिंग में आपका कम्यूटेटर पिच एम के बराबर होता था। लैप वाइंडिंग में आपका कम्यूटेटर पिच कितना था? लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच आपका लैप वाइंडिंग में एम के बराबर था। वाई सी लैप वाइंडिंग में एम के बराबर था। वही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर वेव वाइंडिंग में देखिएगा तो 2m के बराबर होता है। यही अगर पैरेलल पाथ लैप वाइंडिंग में देखे थे तो mp के बराबर था। कितना बराबर था? mp के बराबर। यही अगर एवरेज पिच देखें तो एवरेज पिच का ये तो जनरल फॉर्म है, वाई बी प्लस वाई एफ वाई टू। लेकिन इसमें वेव वाइंडिंग में आपका एवरेज पिच जो होता है जेड प्लस माइनस 2/p, जेड प्लस माइनस 2/p। ये तो जनरल फॉर्म है एवरेज पिच का, वाई बी प्लस वाई एफ वाई टू। तो वेव वाइंडिंग में जो आपका एवरेज पिच होता है वो जेड प्लस माइनस 2/p के बराबर होता है। अब जो वेव वाइंडिंग होता है इसको सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। क्यों सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं? क्योंकि इसमें ज्यादा सीरीज में ज्यादा कंडक्टर कनेक्टेड रहता है। इसी तरह से लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग बोलते हैं। अभी देखिए, तुरंत बताएंगे आप एक्सप्रेशन तो उसको आपको समझ में आएगा कि वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग क्यों बोलते हैं। वेव वाइंडिंग को लो करंट हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। अभी तुरंत पहले बताते हैं कि इसको सीरीज वाइंडिंग क्यों बोलते हैं, वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग क्यों बोलते हैं। देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है, एक मशीन है जिसमें कंडक्टर कितना है? जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है। कंडक्टर कितना है? जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है। अब इसमें हम देखें कि पैरेलल पाथ है। पैरेलल पाथ ए इक्वल टू क्या होता है? 2m। अगर हम देखना चाहें सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि m इक्वल टू 1 हो जाएगा। तब बताइए, तो दो को पैरेलल पाथ है तो कितना कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा? कितना कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा? कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल टू हो जाएगा Z/2। यानी दो पैरेलल पाथ है, जिसे हम बोल रहे हैं कि 10 कंडक्टर है, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो दो पैरेलल पाथ है, तो अगर 10 कंडक्टर हम बोल रहे हैं 10 जेड इक्वल टू 10 है, 10 कंडक्टर है तो 5 कंडक्टर इसमें रहेगा और 5 कंडक्टर इसमें रहेगा। 5 कंडक्टर दोनों में सीरीज में कनेक्टेड रहेगा और दोनों को पैरेलल कर देंगे। तो सीरीज में कितना कंडक्टर कनेक्ट रहेगा? Z/2 के बराबर कंडक्टर कनेक्ट रहेगा। तो देखिए, तो अगर वही हम देखते थे इसके लिए लैप वाइंडिंग के लिए देखते थे तो लैप वाइंडिंग के लिए हमको सीरीज में जो कंडक्टर मिलता था कितना मिलता था? Z/p मिलता था। यानी अगर हम 4 पोल के लिए देखें तो इसमें Z/4 हो जाएगा। यानी
अब जिस तरह जितना आप इसमें नंबर ऑफ पोल बढ़ाते जाएंगे, मशीन का नंबर ऑफ पोल बढ़ाते जाएंगे, तो हम लोग ये देखते हैं कि लैप बाइंडिंग में कम कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट रहता है, लेकिन वेव बाइंडिंग में तो आपका हमेशा इतना ही कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, लेकिन लैप बाइंडिंग में आपका सीरीज में जो कंडक्टर है कनेक्टर जो रहेगा वो घटते जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो लैप बाइंडिंग है उसमें सीरीज में कम नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्ट रहेगा, लैप बाइंडिंग में सीरीज में जो कंडक्टर कनेक्ट रहेगा वो कम कंडक्टर कनेक्ट रहेगा, तो वेव बाइंडिंग में ज़्यादा कंडक्टर कनेक्ट रहेगा, तो बोल सकते हैं वेव बाइंडिंग को सीरीज बाइंडिंग। अब एक चीज बताइए, अगर इसका हम आर्मेचर रेजिस्टेंस देखना चाहें, इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस देखना चाहें, तो इसका एक ब्रांच का आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक ब्रांच का आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या करेंगे? एक ब्रांच में कितना कंडक्टर कनेक्टेड है? Z/2 नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड है, तो Z/2 से गुना कर देंगे। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना? एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ρL/A। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस निकला है ये एक ब्रांच का रेजिस्टेंस निकला है, लेकिन देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांच कितना है? 2। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो 2 से भाग देंगे। जैसे देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसमें 2 पैरेलल पाथ है, यानी इस तरह से 2 पैरेलल पाथ है। अब इसमें कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मतलब कंडक्टर कनेक्टेड है, Z/2 नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड है। अब Z कितना है उस बात पर निर्भर करेगा कितना कंडक्टर कनेक्टेड रहेगा, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो ये जो निकल के आया है Z/2 ρL/A, ये एक ब्रांच का रेजिस्टेंस है, और नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांच कितना है? 2। तो हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे? एक ब्रांच के रेजिस्टेंस से जितना ब्रांच है उससे भागा दे देंगे। क्या करते थे? अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता था तो उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे? 2 से भाग दे देते थे। यही अगर 3 रहता था तो 3 से भाग दे देते थे। तो यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है तो 2 से भाग देंगे। तो अगर इसको निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? Z/4 इंटू ρL/A। अगर इसी को हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, ये जो फार्मूला निकल के आया है इसको हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यानी जनरल फॉर्म कहने का मतलब ये होगा कि उसको हम ये वेव पर भी और लैप दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं RA इक्वल टू Z/A²। देखिए यहाँ पे Z/4 है, Z/4 को हम लिख सकते हैं 2k²। Z/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2k²। और वहाँ भी p² था, वहाँ था Z/p² ρL/A। तो हम क्या लिख सकते हैं? Z/A² इंटू ρL/A। तब अगर हम लैप बाइंडिंग में देखेंगे तो लैप बाइंडिंग में होता है A इक्वल टू P, तो p² हो जाएगा। और वेव बाइंडिंग में देखेंगे तो वेव बाइंडिंग में A इक्वल टू 2, तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा? Z/4। क्या हो जाएगा? Z/4। यहाँ से हम लोग निकाल के लाए हैं Z/4 ρL/A। तो यहाँ से हम लोग कितना चीज निकाल के लाए? सबसे पहले हम लोग देखें कि इसमें बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों ऑड होगा। बैक पिच और फ्रंट पिच नियरली इक्वल टू पोल पिच, यानी बैक पिच और फ्रंट पिच पोल पिच के नियरली इक्वल होगा। इसमें जो रिजल्टेंट पिच आपका होगा वो बैक पिच प्लस फ्रंट पिच, यानी बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों के सम के बराबर होगा। उसमें रिजल्टेंट पिच हम लोग क्या देखते थे? लैप बाइंडिंग के केस में रिजल्टेंट पिच जो आपका होता था वो 2m के बराबर होता था। कितना होता था? 2m के बराबर होता था। इसमें कम्यूटेटर पिच आपका जो होगा वो एवरेज पिच के बराबर होगा। एवरेज पिच कितना है? Z+-2/P या बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बाई 2। उसमें आपका कम्यूटेटर पिच कितना होता था? उसमें आपका कम्यूटेटर पिच m के बराबर होता था, यानी लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच m के बराबर होता था। इसमें आपका पैरेलल पाथ 2m है, उसमें आपका पैरेलल पाथ MP होता था। इसको वेव बाइंडिंग को सीरीज बाइंडिंग बोलते हैं। क्यों सीरीज बाइंडिंग बोलते हैं? इसको सीरीज बाइंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कंडक्टर जो होता है ज़्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह से हम लैप बाइंडिंग को पैरेलल बाइंडिंग बोल सकते हैं, वेव बाइंडिंग को सीरीज बाइंडिंग बोलेंगे, तो लैप बाइंडिंग को पैरेलल बाइंडिंग बोलेंगे। इस बाइंडिंग को हम लोग लो करंट हाई वोल्टेज के लिए यूज करेंगे। अब इस चीज को समझिए। देखिए इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट है,
तो ज़्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो इस कारण से इसमें जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट है तो उस कारण से इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ बताइए, इसमें जो पैरेलल पाथ होगा वो कम होगा। आपका वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कम होगा, क्या होता है 2m के बराबर होता है और उसमें क्या होता था mp के बराबर होता था। तो इसमें वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कम होगा। जब पैरेलल पाथ कम होगा तो करंट भी कम होगा, पैरेलल पाथ कम होगा तो करंट कम होगा। तो इस कारण से इसको लो करंट के लिए यूज करते हैं। और ज़्यादा कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहता है यानी इसका जो वोल्टेज रेटिंग होगा वो हाई होगा। तो आपका वेव वाइंडिंग को लो करंट हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से लाइट वाइंडिंग के बारे में बोले तो उसको बारे में हम बोल सकते हैं उसको हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। उसमें हाई करंट कैसे हुआ? उसमें हाई करंट इसलिए हुआ क्योंकि उसमें जो आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो अधिक है। जब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अधिक है यानी अधिक नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है तो यानी अधिक करंट उससे पास होगा और उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर जो सीरीज में कनेक्टेड होगा उसका संख्या कम होगा। इसके अपेक्षा उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर जो होगा वो सीरीज में कनेक्ट होगा इससे कम होगा। उसमें कितना होता था? उसमें आपको नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में कितना कनेक्ट होता था? ZY P के बराबर होता था, ZY P के बराबर होता था। तो उसको हम लोग यूज करते हैं हाई करंट लो वोल्टेज के लिए उसको यूज करते हैं। एक और चीज इसमें देखिए, जैसे इसमें दो पैरेलल पाथ है, दो पैरेलल पाथ है तो हम बोल रहे हैं कि टोटल करंट जो लोड करंट है IL है, टोटल लोड करंट IL है। तो इसमें हर एक पैरेलल पाथ से कितना करंट फ्लो होगा? वेव वाइंडिंग के केस में हर एक पैरेलल पाथ से कितना करंट पास होगा? तो क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है यानी दोनों में आधा आधा करंट डिवाइड हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? IL/2। I क्या है? हर एक पैरेलल पाथ से जाने वाला करंट है। यही अगर हम लैप बाइंडिंग के केस में देखते हैं तो लैप बाइंडिंग के केस में जो आपका I जो निकल के आता वो कितना हो जाता? IL/P। कितना? IL/P यानी अगर 4 पोल के लिए रहता तो IL/4 होता, अगर 8 पोल के लिए रहता तो IL/8 होता, अगर 6 पोल के लिए रहता तो IL/6 होता। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग वेव वाइंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे, उससे ही पहले हम लोग लैप वाइंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे। तो अब हम लोग देखते हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में डिफरेंस बिटवीन लैप एंड वेव वाइंडिंग। डिफरेंस बिटवीन लैप एंड वेव वाइंडिंग। तो सबसे पहला डिफरेंस, लैप वाइंडिंग को हम लोग, ये चीज हम बताए थे वहां, लैप वाइंडिंग को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? लैप वाइंडिंग को हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। यही अगर हम वेव वाइंडिंग को देखें तो वेव वाइंडिंग को हम लोग लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। लैप वाइंडिंग को हम लोग, ये सारा चीज हम बता चुके हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस बता दे रहे हैं। एक तरह से क्या हो जाएगा इसमें आपको लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों का समराइज मिल जाएगा, समरी मिल जाएगा। अब देखिए इसको लैप वाइंडिंग को हम लोग पैरेलल वाइंडिंग बोलते हैं, लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग बोलते हैं और वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। आपका लैप वाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच जो होता था बाई बी माइनस बाई एफ, यानी बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों के डिफरेंस के बिटवीन बराबर होता था। और यहाँ हम लोग देखे थे कि बैक पिच क्या होता था? बैक पिच बाई एफ प्लस माइनस 2m के बराबर होता था। और अगर इसमें से हम घटा दें माइनस बाई एफ, इसमें से बाई एफ घटा दें तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ रिजल्टेंट पिच क्या आ जाएगा? अब हमारा रिजल्टेंट पिच यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2m। रिजल्टेंट पिच क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2m। प्लस किसके लिए होगा? प्लस होगा प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए और माइनस होगा रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए। तो ये चीज़ तो हम बता चुके हैं। फिलहाल जब हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं तो इतना याद रखिए कि लैप बाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच जो होता है
बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों का डिफरेंस होता है। यही अगर हम वेव बाइंडिंग में देखें तो वेव बाइंडिंग में आपका रिजल्टेंट पिच जो होता है फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों का सम होता है। लैप बाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच दोनों का डिफरेंस होता है, वेव बाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच दोनों का सम होता है। लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच, लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच किसके बराबर होता है? एवरेज पिच के बराबर होता है। लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच एवरेज पिच के बराबर होता है बाई एवरेज, और लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच 2m के बराबर होता है, और वेव बाइंडिंग में एवरेज पिच के बराबर होता है। कम्यूटेटर पिच एवरेज पिच के बराबर होता है। साथ ही साथ हम बता रहे थे कि लैप बाइंडिंग में कितना कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा? लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल टू जेड बाई पी। जेड बाई पी किसके लिए देख रहा है? सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग के लिए देख रहे हैं। अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो एम पी लिख सकते हैं, अगर सिंप्लेक्स के लिए देखेंगे तो एम इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो जेड बाई पी लिख देंगे, जेड बाई पी ही लिख देते हैं, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग के लिए देख रहे हैं। इसके बाद इधर नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज कितना हो जाएगा? इधर देखें तो इधर हो जाएगा जेड बाई 2। इधर नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज इन केस ऑफ वेव बाइंडिंग इक्वल टू जेड बाई 2। किस केस में होगा? ये होगा सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग। अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो 2m लिखेंगे, वही अगर m इक्वल टू 1 सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग के लिए देखेंगे तो जेड बाई 2 कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा वेव बाइंडिंग के केस में। यही हम आर्मेचर रेजिस्टेंस देखना चाहें, आर्मेचर रेजिस्टेंस तो आर ए इक्वल टू होता है, अगर जनरल फॉर्म देखें तो जेड बाई ए स्क्वायर इंटू एक रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस यानी रो एल बाई ए। तो हम लोग जानते हैं वेव बाइंडिंग के केस में जो ए होता है वो पी के बराबर होता है, यानी पैरेलल पाथ जो होता है वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। तो जेड बाई पी स्क्वायर हो गया सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग के लिए। यदि अगर हम इधर देखना चाहें तो आर ए इक्वल टू क्या होता है? जेड बाई ए स्क्वायर रो एल बाई ए, यानी इसमें जो ए होता है सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग के लिए ए कितना होगा? 2, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी जेड बाई 4 रो एल बाई ए। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि हर एक पैरेलल ब्रांच से करंट कितना जाएगा? तो आई इक्वल टू आई एल, यानी लोड करंट या आर्मेचर करंट आई एल बाई पी, जितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहेगा उसमें डिवाइड हो जाएगा। और लैप बाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पी होता है, यानी अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो आई एल बाई ए लिख सकते हैं। और चूंकि लैप बाइंडिंग के केस में ए यानी पैरेलल पाथ किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है, तो हम लोग ए की जगह पर पी लिख सकते हैं। अगर इस केस में देखें तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इस केस में आई इक्वल टू लिख सकते हैं आई एल बाई 2, आई एल बाई 2, क्योंकि इसमें पैरेलल पाथ कितना होता है? इसमें पैरेलल पाथ 2 के बराबर होता है सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग के लिए। इसी में हम आगे देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए हम बोल रहे हैं कि एक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ईएवी। एक कंडक्टर में ये भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो लैप बाइंडिंग के केस में जो मशीन का रेटिंग होगा, यानी मशीन में जो टोटल ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा? तो ईजी जो लिखेंगे ईजी इक्वल टू कितना कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है? इसमें जेड बाई पी कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो जेड बाई पी से गुना कर देंगे इंटू जो एक कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यानी ईएवी। अगर इसी तरह से इस कंडीशन में अगर हम ईएमएफ देखना चाहें तो ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इसमें जनरेटेड ईएमएफ इक्वल टू लिखेंगे, इसमें कितना कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है? तो इसमें जेड बाई 2 कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, जेड बाई 2 कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, और एक कंडक्टर का ईएमएफ कितना है? ईएवी। यानी पैरेलल केस में देखें, लैप बाइंडिंग केस में देखें ईजी इक्वल टू जेड बाई पी ईएवी, और वेव बाइंडिंग केस में जेड बाई 2 ईएवी। अगर इसके बाद देखना चाहें तो लैप बाइंडिंग के केस में हम लोग इक्विलाइजर रिंग यूज करते हैं। इस केस में हम लोग यूज इक्विलाइजर रिंग
और इसमें देखें तो इसमें बोल देंगे नॉट यूज इक्विलाइजर रिंग। इक्विलाइजर रिंग, देखिए इक्विलाइजर रिंग के बारे में हम आपको डीपली बताएंगे जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाएंगे, तो वहाँ हम आपको इक्विलाइजर रिंग के बारे में बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि हम लोग लैप बाइंडिंग में इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हैं, वेव बाइंडिंग में इक्विलाइजर रिंग का यूज नहीं करते हैं। वेव बाइंडिंग में हम लोग इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन में। फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि लैप बाइंडिंग में इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हैं, वेव बाइंडिंग में हम लोग इक्विलाइजर रिंग का यूज नहीं करते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशन में हम लोग वेव बाइंडिंग में करते हैं, वो चीज़ हम वहाँ बताएंगे जब आर्मेचर रिएक्शन बताएंगे, तो वहाँ हम आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद अगर इसमें और डिफरेंस देखा जाए तो इसमें हम लोग डमी कॉइल का यूज नहीं करते हैं, डमी कॉइल का यूज नहीं करते हैं, डमी कॉइल का यूज नहीं करते हैं, और इसमें डमी कॉइल का यूज करते हैं, डमी कॉइल का यूज करते हैं, डमी कॉइल का यूज करते हैं। अब देखिए डमी कॉइल क्या होता है, तो डमी कॉइल के बारे में सिर्फ इतना समझिए कि डमी कॉइल जो होता है ये एक्टिव रूप से भाग नहीं लेता है। ये सिर्फ सबसे पहली बात तो इसको सिर्फ हम लोग यूज करते हैं वेव वाइंडिंग में, और वेव वाइंडिंग में भी सिर्फ हम लोग छोटे मशीन में इसका यूज करते हैं। डमी कॉइल ऐसे ही जैसे स्लोट है ना, तो उसका स्लोट में समझिए, जैसे मान लीजिए इसमें कैम पे स्लोट है, तो हमको जैसे मान रहे हैं कि 18 स्लोट है, ठीक है, मान लेते हैं कि आर्मेचर में 18 स्लोट है, लेकिन जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना 16 कंडक्टर, हम लोग 16 स्लोट में ही कंडक्टर रख रहे हैं, तो उतना ही में हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जा रहा है। तो बाकी 2 स्लॉट तो खाली रह गया, तो 2 स्लॉट में हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए 2 स्लॉट में हम लोग ऐसे ही कंडक्टर रख देंगे, उसको हम लोग कहीं पे कनेक्ट नहीं करेंगे। यानी उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम लोग वर्क में नहीं लेंगे, यानी बोल सकते हैं वो एक्टिव रूप से भाग नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें ईएमएफ अगर इंड्यूस्ड हो भी रहा तो काम में तो नहीं आ रहा। तो डमी कॉइल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज करते हैं, और लो रेटिंग की मशीन में यूज करते हैं, हाई रेटिंग की मशीन में इसका जरूरत नहीं पड़ता। अब देखिए इससे मैकेनिकल बैलेंस कैसे होता है, जैसे देखिए इसमें चारों बगल स्लोट है, तो चारों बगल स्लोट है, जिसे मान रहे हैं कि 18 स्लोट है इसमें, तो आप 16 में कंडक्टर रख दिए, 16 में कंडक्टर रख दिया और 2 को खाली छोड़ दीजिएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे देखिए इसको में आप बीच में आपको लगा हुआ रहता है शाफ्ट, बीच में शाफ्ट लगा हुआ है, और एक तरफ ज़्यादा बाहर लटका दीजिएगा और एक तरफ कम बाहर रखिएगा, तो उस कंडीशन में मैकेनिकल अनबैलेंस हो जाएगा। यानी इसको आप रोकना चाहिएगा, तो जिधर ज़्यादा भारी रहेगा वो नीचे आकर के रुकेगा, यानी बैलेंस नहीं है। तो हम लोग बैलेंस के लिए क्या करेंगे, जो 2 खाली छोड़ दिए हैं, यानी हमको अगर 16 कंडक्टर से ही हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रहा है, तो 2 स्लॉट में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही रख देंगे कंडक्टर को, उसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम ऐसे ही हो जा रहा है, तो उसको सिर्फ उसमें रख देंगे ताकि मैकेनिकल बैलेंस बना हुआ रहे। तो डमी कॉइल का हम लोग क्यों यूज करते हैं, डमी कॉइल का यूज हम लोग मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज करते हैं। वो आपको मशीन में एक्टिव रूप से भाग नहीं देता, यानी उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसमें ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होना ही है, लेकिन उस ईएमएफ इंड्यूस्ड को हम लोग अपना काम में नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए बोल देते हैं कि वो एक्टिव रूप से भाग नहीं लेता है मशीन में, सिर्फ और सिर्फ उसको हम लोग मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए देते हैं, ताकि जो वेट है वो पूरा में बराबर रूप से फैला रहे। तो डमी कॉइल का यूज हम लोग वेव बाइंडिंग में करते हैं, डमी कॉइल का यूज लैप बाइंडिंग में इसका जरूरत नहीं पड़ता। डमी कॉइल का यूज सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैकेनिकल बैलेंस के लिए करते हैं, ये एक्टिव रूप से भाग नहीं लेता है। अब देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, लैप बाइंडिंग को हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, इसको पैरेलल बाइंडिंग बोलते हैं, इसको सीरीज बाइंडिंग बोलते हैं, इसको लो करंट हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, इसमें इक्विलाइजर रिंग यूज करते हैं, इसमें इक्विलाइजर रिंग यूज नहीं करते हैं। इसमें आपका जो रिजल्टेंट पिच होता है, बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। इसमें रिजल्टेंट पिच, बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों के सम के बराबर होता है। इसमें कम्यूटेटर पिच 2m के बराबर होता है, इसमें कम्यूटेटर पिच एवरेज पिच के बराबर होता है। इसमें कितना कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, Z/P कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, और इसका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा Z/P² रो L/A, यानी Z/P² इंटू एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस। इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा Z/4 इंटू एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू Z/2। इसमें हम लोग देखें कि हर एक पैरेलल ब्रांच से कितना करंट पास होगा, IL/P। P क्या है, नंबर ऑफ पोल,
और जनरेटेड ईएमएफ इसमें कितना होगा जेड बाई पी इंटू एक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसमें होगा जेड बाई टू इंटू एक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।